गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का कशाव क्लास में स्वागत है दोस्तों। ये एनसीईआरटी सार संग्रह प्राचीन भारत का इतिहास में हम लोग ये लेक्चर नंबर 11 देखेंगे, जिसमें गुप्तोत्तर काल से संबंधित वन लाइनर जो भी फैक्ट बन रहे हैं वो हम लोग कवर करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आपको जो है हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। लाइक है, चाहे आर हो या यूपीपी हो या यूपीपीसीएस हो या एसएससी हो या अदर स्टेट, कोई भी स्टेट का स्टेट पीसीएस हो, सभी में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये दोस्तों चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये वन लाइनर है। और इसके बाद जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव शुरू करेंगे। तो इससे पहले हमारा देखिए इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो गया, एनसीईआरटी सार संग्रह उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है, पर्यावरण पारिस्थितिकी कंप्लीट हो गया है, साइंस के तीनों पार्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कंप्लीट हो गया है। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और अलग अलग जो है चैप्टर वाइज चैप्टर, लेक्चर वाइज लेक्चर, एक भी चीज इसमें जो है एनसीईआरटी सार संग्रह का छोड़ा नहीं गया है, जो कि महेश बर्णवाल की सीरीज चल रही है। और इसी क्रम में हम लोग का जो है ये प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्तोत्तर काल है, जो कि ये 11वां लेक्चर के अंतर्गत है। तो इसको देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। और क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसमें देखते हैं हम लोग पहला पॉइंट कह रहा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर जो प्रतिहार वंश है, इसकी स्थापना किस शासक ने की थी? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना दोस्तों नागभट्ट प्रथम ने की थी। और ये कई बार दोस्तों पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। यानी गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ये की थी दंतदुर्ग ने। दंतदुर्ग ने ही राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? यानी गुप्तोत्तर काल में, गुप्त काल के बाद भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? तो ये दोस्तों घोड़ों का आयात किया जाता था। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि मौखर शासक, मौखर शासकों की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो मौखर शासकों की राजधानी दोस्तों कन्नौज में थी, ध्यान रखिएगा, कन्नौज में थी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग, एक तो कन्नौज और दूसरा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछा गया है। तो ये कन्नौज और प्रयाग में 2 बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन किसने किया? सम्राट हर्षवर्धन ने किया। ये ध्यान रखिएगा कि सम्राट हर्षवर्धन ने कन्नौज और प्रयाग में 2 बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि बाल विवाह की जो प्रथा है ये किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो बाल विवाह प्रथा जो प्रारंभ हुई, बाल विवाह की प्रथा, ये जो है कुषाण काल के शासन में प्रारंभ हुई। यानी बाल विवाह की जो प्रथा है वो कुषाण काल के शासन में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्राचीन भारत में जो सिंचाई कर होता था उसको क्या कहते थे? तो प्राचीन भारत में सिंचाई कर को दोस्तों विदक भागम के नाम से जाना जाता था। सिंचाई कर जो होता था उसे विदक भागम कहा जाता था, सिंचाई कर को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हर्ष के प्रशासन में अवंती, हर्ष के प्रशासन में यानी जब हर्ष का शासन था या जहां तक उसका प्रशासन फैला हुआ था, तो अवंती जो युद्ध हुआ और शांति का जो अधिकारी था, अवंती में युद्ध और शांति के अधिकारी था, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी शामिल थे। जो अवंती था, अवंती किसको कहा गया? युद्ध और शांति के अधिकारी को अवंती का नाम दिया गया। और इससे संबंधित कुछ और अन्य अधिकारी हैं, उनको भी देख लेते हैं। जो सिंहनाद अधिकारी हुआ करता था उसको सेनापति कहा जाता था। कुंतल जो अधिकारी था वो अश्व सेना का प्रधान था। यानी घोड़ा जो अश्व सेना थी, घोड़ों की जो सेना थी उसका प्रधान हुआ करता था, कुंतल नाम दिया गया है। और जो स्कंद गुप्त था वो हस्त सेना का प्रधान हुआ करता था। सामंत या महाराज जो था वह नागरिक प्रशासन का प्रमुख हुआ करता था। तो ये दोस्तों हर्ष के शासनकाल से कुछ संबंधित जो अधिकारी थे वो हम लोगों ने देखा। अगला पॉइंट कह रहा है कि 3री शताब्दी में वारंगल, वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? तो वारंगल दोस्तों प्रसिद्ध था लोहे के यंत्र
या उपकरण के लिए। लोहे के यंत्र या उपकरण के लिए वारंगल प्रसिद्ध था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि पुराणों के अनुसार पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? तो पुराणों के अनुसार, यानी पुराणों में इसका उल्लेख है कि जो चंद्रवंशीय शासक था उनका जो मूल स्थान था वो प्रतिष्ठानपुर को माना जाता था, और ये पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो हर्षचरित नामक पुस्तक लिखा था बाणभट्ट ने, और बाणभट्ट जो थे वो हर्ष के जो है दरबारी कवि थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हर्ष का जो शासन काल है वह कब से कब तक माना गया है? तो हर्ष का शासन काल 606 ईस्वी से 641 ईस्वी तक हर्ष ने शासन किया। अगला पॉइंट कह रहा है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? तो सम्राट हर्ष ने जो है थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज को स्थानांतरित की। ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है कन्नौज, और जो कि हर्ष की राजधानी थी। अगला है कवि जो बाणभट्ट थे, कह रहा है कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो ये दोस्तों औरंगाबाद के निवासी थे, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र में है। बाणभट्ट जो है ये औरंगाबाद की निवासी थी। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष की दक्षिणावर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। तो सम्राट हर्ष के जो दक्षिणावर्ती अभियान था उसको किसने रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। और कहां पर रोका? नर्मदा नदी के तट पर रोका। अगला पॉइंट कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नालंदा विश्वविद्यालय आपका बिहार राज्य में स्थित है। कई बार ये विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। अगला पॉइंट है कि ह्वेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ह्वेनसांग दोस्तों सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में जो नारियल की खेती की जाती है वो दोस्तों कब से प्रारंभ हुई? तो नारियल की खेती भारत में सातवाहन शासन का जब काल चल रहा था, यानी सातवाहन शासन के समय में या सातवाहन काल के समय में नारियल की खेती प्रारंभ हुई थी। अगला है कौशे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो कौशे शब्द का प्रयोग दोस्तों रेशम के लिए किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कौशे शब्द का प्रयोग रेशम उद्योग के लिए किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि गुप्तोत्तर काल में प्रमुख जो व्यापारिक केंद्र था वो कहाँ था? तो गुप्तोत्तर काल में जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था वो दोस्तों कन्नौज था। अगला पॉइंट कह रहा है कि ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए जो सबसे प्रसिद्ध नगर था वो दोस्तों मथुरा था। यानी ह्वेनसांग जब भारत में आया उस समय भारत में जब यात्रा करने के लिए भारत आया उस समय सूती वस्त्रों का जो प्रमुख उत्पादन केंद्र था वो आपका मथुरा था, प्रसिद्ध था। सॉरी। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि गुप्तोत्तर काल में भूम का जो स्वामित्व होता था वो किसके हाथ में था? यानी भूम का स्वामी कौन होता था? तो गुप्तोत्तर काल में भूम का जो स्वामी होता था वो दोस्तों ग्राम सभा होता था। अगला पॉइंट है कह भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला है भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? तो भीनमाल की यात्रा जो जिस चीनी यात्री ने की थी उस चीनी यात्री का नाम है ह्वेनसांग। ये चीनी यात्री था जिसने भीनमाल की भी यात्रा की। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि चीनी यात्री एक था इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किस समय किया था? तो इत्सिंग ने जो है बिहार का भ्रमण 672 ईस्वी में किया था, इंपॉर्टेंट है। अगला है हर्ष को तीन नाटकों में प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये तीन नाटक हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में भी जाना जाता था। हर्ष एक विद्वान भी था और इसने तीन नाटक लिखे। कौन कौन? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद कई बार पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में कि इनके लेखक कौन है या रचयिता कौन है। तो ये हर्ष की रचना है और हर्ष ने ही ये तीन नाटक लिखे थे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो नालंदा में विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने
इसे नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। सॉरी। अगला पॉइंट कह रहा है कि किस काल में जजमानी व्यवस्था, यानी जजमानी जो व्यवस्था है, कौन सा ऐसा काल था जिसमें जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ? तो ये हुआ दोस्तों उत्तर गुप्त काल में। उत्तर गुप्त काल में जजमानी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। और नेक्स्ट पॉइंट है कि चीन में जो है दूत भेजने वाले शासक। ये दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपका कूट के रूप में बन सकता है और मैचिंग वाला भी क्वेश्चन बन सकता है। कह रहा है कि चीन में दूत भेजने वाले शासक, यानी कौन कौन ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने दूत को चीन में भेजा? तो शासक और वंश और राज देख लेते। हर्षवर्धन ने दोस्तों पुष्यभूत वंश के शासक को जो है चीन भेजा था। नरसिंह द्वितीय जो शासक थे, इन्होंने पल्लव वंश के शासक को चीन भेजा था। यशोवर्मन थे, इन्होंने कन्नौज नरेश को दूत के रूप में चीन भेजा था। और कुलोतुंग प्रथम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। ये चोल वंश का शासक था जिसको चीन जो है चीन में दूत के रूप में भेजा गया था, कुलोतुंग प्रथम। आगे हम लोग देखते हैं गुप्तोत्तर काल से संबंधित कुछ और फैक्ट देख लेते हैं, वन लाइनर है। इसमें देखते हैं हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई थी। यानी हर्ष जब विजय अभियान शुरू हुआ तो उसके फलस्वरूप उसकी जो राज्य की पश्चिमी सीमा थी वो नर्मदा नदी तक पहुंच गई। इधर पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध असंभवी हो गया और फलता क्या हुआ कि नर्मदा के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय हर्ष को पराजित किया। यानी पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर दिया और पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति, कई बार पूछा गया दोस्तों, एहोल प्रशस्ति एवं ह्वेनसांग का विवरण इस युद्ध की साक्ष्य है। यानी पुलकेशिन द्वितीय की जो एहोल प्रशस्ति है उसमें ह्वेनसांग के विवरण और ये हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का जो युद्ध का विवरण है वो इसमें दोस्तों वर्णन है। आगे हम लोग देखते हैं कि हर्षवर्धन के समय में ही सर्वप्रथम जो घटना घटी, यानी चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया। उसने तांग शासकों की राजधानी चंगक चीन से भारतवर्ष के लिए 629 में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयुकी कहा जाता है। इसने भीनमाल की यात्रा भी की, यानी सीयू की रचना भी ह्वेनसांग ने की और ह्वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा भी की। इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को कहा जाता है। ह्वेनसांग के अनुसार सड़कों पर जो आवागमन पूर्णतः सुरक्षित नहीं था। अपराध अथवा निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल, विष आदि द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। उनके अनुसार व्यापारिक मार्ग, घाटों, बिक्री की वस्तुओं आदि पर भी जो है कर लगते थे, जिससे राज्य को पर्याप्त धन प्राप्त होता था। ह्वेनसांग चीनी के तांग वंशी शासक ताई शुंग का समकालीन था। ये ध्यान रखिएगा, जो ह्वेनसांग था वो चीन के तांग वंशी शासक ताई शुंग का समकालीन था तथा इसी के राज्य का जो नागरिक था। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया और इस समय यहाँ के कुलपति जो थे वो आचार्य शीलभद्र थे। कौन से कुलपति थे उस समय? आचार्य शीलभद्र थे। ह्वेनसांग के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी अगर पूछ ले तो वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। आगे हम लोग कुछ पॉइंट और देखते हैं हर्ष। फिर आगे चल करके हर्ष के मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इसे महोदया, कई बार पूछा गया, महोदया श्री आदि नामों से किसे व्यक्त किया गया है? तो कन्नौज को व्यक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा, अभिव्यक्त किया गया है। अतः इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्तियां जो है उभरी और वो है पाल, गुर्जर, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। कई बार क्वेश्चन बना है कि त्रिकोणीय संघर्ष किन लोगों के बीच हुआ? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये ध्यान रखिएगा, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बाद बीच में एक त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हो गया, जो 8वीं 9वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास का
सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस संघर्ष में अंततः प्रतिहारों को सफलता मिली, यानी 3 पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ, जिसमें प्रतिहारों को जो है सफलता मिली इस संघर्ष में। आगे हम लोग देखते हैं कि एक चीनी यात्री इत सिंह जो था, ये 671 में भारत में आया, 695 ईस्वी तक रहा। जब वह युवक था, उसने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और सुमात्रा होते हुए वो चीन वापस लौट गया। आगे देखते हैं हम लोग कि प्राचीन काल के जो है चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख इनतु तथा थियान्तु नाम से किया। आगे नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन आ गया। अधीन जो हुआ तब तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी द्वारा 1193 ईस्वी में इसे नष्ट कर दिया गया। तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसके द्वारा नष्ट किया गया? बख्तियार खिलजी के द्वारा। कब? 1193 ईस्वी में। आगे यह भारत में जो है बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। विक्रमशिला के जो है प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल के द्वारा की गई। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और अगला है शंकराचार्य को शंकर, श्री शंकराचार्य आदि नामों से भी जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव कलाड़ी में हुआ था। शंकराचार्य का जन्म केरल के एक छोटे से गांव कलाड़ी में हुआ और उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों की स्थापना की, जो वर्तमान में भी हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। पहला जो इन्होंने जो है मठ स्थापित किया वो सिंगेरी में किया, जो कि कर्नाटक में है और कर्नाटक यानी दक्षिण में है। दूसरा इन्होंने द्वारका में किया, जो कि गुजरात पश्चिम में है। और तीसरा जो है पुरी, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, पूर्व में है। तथा चौथा ज्योतिर्मठ जोशी मठ उत्तराखंड, जो कि उत्तर में है। 4 धाम में बद्रीनाथ, द्वारकापुरी, रामेश्वरम आते हैं, जबकि छोटा 4 धाम में जो है आप अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ आते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों ये बनते हैं और ये जितनी भी चीजें थी एक गुप्तोत्तर काल से संबंधित वन लाइनर फैक्ट थे। जो भी पॉइंट था वो हम लोगों ने कवर किया। और जो लोग नए हैं चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और एनसीईआरटी सार संग्रह जो है 6 to 12 जो महेश बर्णवाल की सीरीज है वो हमारी जो है कंप्लीट हो गई है। ये क्या कहते हैं, जैसे आपका इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो गया है, प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है। इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, पर्यावरण पारिस्थितिकी कंप्लीट हो गया है। और इसी के साथ साथ साइंस के तीनों पार्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद में ये हम लोगों का प्राचीन भारत के इतिहास का ये 11वां लेक्चर है। इससे पहले प्राचीन भारत के 10 लेक्चर अपलोड किए गए हैं, जो कि प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर। और एनसीईआरटी अगर आप देख लेते हैं तो वनडे एग्जाम आपका कोई भी क्रैक हो सकता है, क्योंकि इससे जो है हट करके आपको क्वेश्चन वनडे एग्जामों में नहीं देखने को मिलते हैं। इसके साथ यदि आप करंट तैयार कर लेते हैं तो आपका वनडे सफिशिएंट है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।